अब हम बात करेंगे द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम इसको हम बेस बनाकर चलेंगे तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पॉजिटिविटी लाते हैं या आगे चलकर नेगेटिविटी ले आते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये फैक्टर्स ऐसे रहें जो कि हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पॉजिटिव फैक्टर्स को इंकलकेट करें, ना कि नेगेटिव फैक्टर्स को। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो अलग अलग पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, जिसमें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होते हैं जिसमें कि टॉप लेवल पे ऑफिशियल्स या जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओस होते हैं, उन लोग बैठते हैं। और उन लोगों का अगर सपोर्ट अच्छा नहीं है तो आपकी एचआर ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बेसिक फंड एलोकेशन होना है, जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम होना है, वो टॉप लेवल से ही मिलता है। और अकॉर्डिंगली हम उसके आधार पर ही काम करते हैं, क्योंकि जो भी काम किया जाएगा वो अप्रूवल के बेसिस पे ऊपर जाता है, ऊपर लेवल पे मैनेजमेंट में जाता है। और अगर वो अच्छे से हमको अप्रूवल नहीं मिला तो अब मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक वे में काम सामने आएगा और हमारे काम को कहीं ना कहीं डिफ़र करेगा और हमारी रिजल्ट को ख़राब करेगा। इसके अलावा दूसरा जो आता है, दूसरा पॉइंट वो आता है जो कमिटमेंट फ्रॉम स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। याद रखेंगे जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होते हैं उसमें दो प्रकार के लोग ट्रेनर्स होते हैं, एक जो जनरल फॉर्म में ट्रेनिंग देते हैं और एक स्पेसिफिक फॉर्म में ट्रेनिंग देते हैं। तो जनरल फॉर्म में ट्रेनिंग देते हैं उनकी जो कमिटमेंट है वो 100% होना चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जनरल फॉर्म में ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कितना स्पेसिफिक है, कितना उसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है, कितना वो सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है, उनका जो स्केड्यूलिंग है वो सिस्टमेटिक हुआ है कि नहीं हुआ है। और अकॉर्डिंगली हम उसके आधार पर अपने जो टाइम टेबल होता है, जो अपना प्रोसेस होता है, उसको हम फिक्स करते हैं। तो जर्नलिस्ट लोगों का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जब जर्नलिस्ट फॉर्म में ट्रेनिंग हो जाती है तो हम उसको स्पेसिफिक फॉर्म में स्पेशलिस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग कराते हैं। इसमें पर्टिकुलर प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट फोकस किया जाता है। तो इसमें स्पेशलिस्ट हमारे सही होने चाहिए और जो स्पेशलिस्ट हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज, उनको प्रोफाइल का नॉलेज, उनको ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, ये सब पैरामीटर्स पे 100% फिट हों और वो अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग अपनी अच्छी भाषा में, अपने अच्छे व्यवहार के साथ, सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन के साथ वो हमको दे सकें। तो उनका कमिटमेंट आगे चलकर बहुत काम आता है। ये केवल नहीं, जो लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो लेकिन सामने वाले को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो पढ़ाना बहुत ज़्यादा इन वेन में आ जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी लर्निंग स्टाइल्स ऐसी हों जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी रहें जो कि सामने वाले को समझ में आए। और इसके अलावा जो प्रोसेस है उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रेनर्स हैं उनको समझ में आए, वो उसके हिसाब से उसको लर्न कर सकें और उसके हिसाब से अपने अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसको वो अडॉप्ट कर सकें। और इसके साथ साथ जो अदर फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो है ह्यूमन रिसोर्स के जो अदर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जो इन हाउस ट्रेनिंग होती है, जो आउट हाउस ट्रेनिंग होती है, जो ग्रूमिंग ऑफ ट्रेनिंग होती हैं, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स के तहत ट्रेनिंग होती हैं, जो बीच बीच में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के थ्रू ट्रेनिंग होती हैं, वो सब चीज़ों को वर्कशॉप के थ्रू काम होता है, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। इन सब बातों को बहुत ज़्यादा फोकस करके समय समय पर उनको वो व्यवस्था दी जाए ताकि वो बेस्ट से बेस्ट अपना नॉलेज पा सकें और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज पा सकें और वो अपना काम को बहुत अच्छे से कर सकें। अब इसके बेसिस पर जो ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, वो ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती है वो ऐसी रहती है कि वो ट्रेनिंग में हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये रहती है कि असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी रेडीनेस बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो हमारी अपनी तैयारी को नहीं लेके आया तो हम कितना भी अच्छा उसको देंगे, वो आगे लेकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और वो लर्न नहीं कर पाएगा। ना केवल ये, इसके साथ साथ एक लर्निंग इन्वायरमेंट का क्रिएशन बहुत ज़रूरी होता है। वो लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा से अच्छा रहे ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। ना केवल ये, जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो ट्रेनिंग की ऐसी होनी चाहिए कि वो मेथडोलॉजीज़ बहुत अच्छी रहें, बहुत स्पेसिफिक रहें और वो अंडरस्टैंडेबल रहें, जिसमें कि ट्रेनिंग अच्छे से अच्छी की जा सके। ना केवल ये, उस ट्रेनिंग की जो मेथडोलॉजीज़ में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में अलग अलग जो वर्च्यूज़ होती हैं, उनमें अलग अलग, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में, चाहे वर्बल फॉर्म में, चाहे वो लैब के फॉर्म में, चाहे वो ग्राउंड के फॉर्म में, वो हर तरह से
सेलेक्टिव हों, अंडरस्टैंडेबल हों, और उनकी लैंग्वेज, उनका मोड ऑफ बिहेवियर जो है वो ऐसा रहे जो कि आसानी से समझ में आए और आसानी से उसको हम अप्रूव कर सकें, बात कर सकें और वो एक्सेप्ट किया जा सके। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है कि जो चीज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कि असेसमेंट करना, नीड असेसमेंट करना, इसमें रेडीनेस ऑफ एम्प्लॉय करना, उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मेथडोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करना, जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं वो मटेरियल्स काम के होने चाहिए, पुराने मटेरियल्स एप्लीकेबल नहीं हैं। उन मटेरियल्स के आधार पर हमको उस व्यक्ति को उसकी जो समझ है उसके आधार पर उस मटेरियल का सेलेक्ट करवाना, उस मटेरियल का प्रिपरेशन करना, और उसको चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल हो चाहे वो ऑफलाइन मटेरियल हो, उसके बेसिस पर वो ट्रेनिंग को उसको कंडक्ट कराना पड़ता है, जिससे वो ट्रेनिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक तरीके से चले। और फाइनली जब वो ट्रेनिंग होती रहती है तो बीच बीच में सेक्टेरियल एवेल्यूएशन या असेसमेंट किया जाए, जिससे समझ में आए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम काम दे रहे हैं, वो व्यक्ति कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसको कितना वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जिससे कि हम अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके आधार पर कुछ चेंजेस चाहें तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे जो ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, उसमें टास्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, उसमें पर्सन एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस होता है उसमें हमको ये बताना पड़ता है कि इट इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनिंग द appropriateness of training, giving the company's business strategy, its resource available for training, and support by managers and peer for training activities। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी वर्च्यूज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं, जो उनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो मेथडोलॉजीज़ होती हैं, उन सब को प्रॉपरली उसको समझाया जाए, और ना केवल समझाया जाए, जो मैनेजर्स इसमें काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट पूरा मिले, और जो उनकी पूरी की पूरी पीयर टीम होती है वो सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े। इसके अलावा जो टास्क एनालिसिस होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि इट आइडेंटिफाइज द इम्पॉर्टेंट task of knowledge, skill and behavior that need to be emphasized in training for employees to complete their job। इसमें हम ये बताते हैं कि जो टास्क है वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए, वो इतना फोकस्ड होना चाहिए कि वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सके, बिहेवियर पैटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सके, और जो एम्फेसिस है वो ऐसी रहे जिससे कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर टास्क को बहुत ध्यान से समझ सके और अकॉर्डिंगली उसमें काम कर सके। अब इसके अलावा आता है पर्सनल एनालिसिस। वो पर्सन एनालिसिस जो है इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग वेदर परफॉर्मेंस डिफिशिएंसी रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, आइडेंटिफाइंग who needs training and determining employees readiness for training। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है उसमें तो हम नॉर्मल ट्रेनिंग सबको देते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए रेडी है। उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हम हर प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जो व्यक्ति जिसके लिए ट्रेनिंग ले रहा है उसको स्पेसिफिकली उन एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो पूरी की पूरी से वो समझे, और उसके लिए वो व्यक्ति उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए वो कितना तैयार है, मेंटली फिजिकली कितना तैयार है, साइकोलॉजिकली कितना तैयार है, उसका एसक्यू लेवल कैसा है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट कैसा है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कैसा है, और उसका जो डिलीजेंस क्वोशिएंट है वो कैसा है, उसको ध्यान में रखकर उसकी एनालिसिस की जाती है, और अकॉर्डिंगली हम उसके आधार पर उस ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं जो स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के लिए होती है, और वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक वर्ड आजकल बहुत कॉमनली यूज़ में आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट, TRQ। ये TRQ पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पर ही किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस हद तक, कितनी उसकी पेशेंस लेवल है, उसका DQ लेवल कितना है, उसका डिलीजेंस लेवल कितना है, कि उस क्वोशिएंट लेवल पर हम उसको ट्रेनिंग दें, या उसके साथ हम सॉफ्टनेस या हार्डनेस रखें या हार्डशिप्स रखें, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को समझ सके और वो ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम इस बात को समझें कि वह व्यक्ति किस स्तर पर, किस टेम्परामेंट का है, उसको एनालाइज करते हुए ही हम आगे की ट्रेनिंग
फॉलो कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो पर्सन एनालिसिस है उसको हम नीड असेसमेंट की बेसिस पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हम एक पार्ट बना सकें, जिससे कि वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से की जा सके और अकॉर्डिंगली हम उसके रिजल्ट पे फोकस करें। ध्यान रखेंगे इस कॉम्पिटिटिव एज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर कॉम्पिटिटिव एज में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, अगर उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वीक होगा और वो आगे चलकर नुकसान हमारे लिए और सबके लिए करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो जो शेड्यूल होता है वो बहुत स्पेसिफिक अच्छे से हो, एक्सपर्ट्स के द्वारा हो, जिससे कि रिजल्ट बेस्ड ट्रेनिंग हो और उसका रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आए। थैंक यू।